नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आज चर्चा होगी यूपी सरकार को मिली सुप्रीम राहत की। दरअसल उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी, जिसके बाद अब उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में लॉकडाउन नहीं लगेगा। अब बड़ा सवाल यह है कि संपूर्ण लॉकडाउन से नहीं, कोरोना से जान बचाने की जंग में वीकेंड कर्फ्यू से सुधरेंगे हालात। सरकार कोरोना से कैसे निपटेगी, क्या है एक्शन प्लान, करेंगे चर्चा। जुड़ेंगे हमारे साथ खास मेहमान भी, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। यूपी के 5 जिलों में एक हफ्ते के लॉकडाउन के हाईकोर्ट के आदेश पर योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें राज्य सरकार को प्रदेश के 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में राज्य सरकार को एक हफ्ते में इलाहाबाद हाईकोर्ट को यह बताने को कहा उसने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट अब 2 हफ्ते बाद इस पर सुनवाई करेगा। इससे पहले उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। प्रदेश सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पक्ष रखा। उन्होंने इस मामले पर मंगलवार को ही सुनवाई करने की मांग की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि हाईकोर्ट के फैसले से सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया में दिक्कतें पेश आएंगी। वहीं प्रदेश सरकार की ओर से दायर याचिका में कहा गया था, इलाहाबाद हाईकोर्ट को नीतिगत फैसलों में दखल नहीं देना चाहिए। हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन लगाने की मांग करने वाले याचिकाकर्ता को भी नोटिस जारी किया। हालांकि इससे पहले कल ही यूपी सरकार ने साफ कर दिया था कि प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़े हैं और सख्ती कोरोना के नियंत्रण के लिए आवश्यक है। सरकार ने कई कदम उठाए, आगे भी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। आज मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है कि शनिवार और इतवार दोनों दिन बंद रहेगा, वीकली ऑफ रहेगा, और उसके लिए शुक्रवार यानी फ्राइडे इवनिंग से मंडे मॉर्निंग तक पूरी तरह से जो है कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। इसका सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। दूसरा, हर जनपद में रात्रि में नाइट कर्फ्यू, कोरोना कर्फ्यू लागू करने का भी निर्देश आज उन्होंने दे दिया है। जीवन बचाने के लिए गरीबों की आजीविका भी बचानी है, लिहाजा यूपी के 5 बड़े शहरों में संपूर्ण लॉकडाउन अभी नहीं लगेगा। अगर लोग खुद कई जगह बंदी कर रहे हैं तो इसमें हमें कोई हर्ज नहीं। बहरहाल इस राहत के साथ ही यूपी सरकार की जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। सबसे बड़ा सवाल यही है, कोरोना के प्रहार से कैसे निपटेगी सरकार। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। डिबेट शुरू करने से पहले आपको सुनवाते हैं कि बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने यह कल स्पष्ट किया कि हम संपूर्ण लॉकडाउन इसलिए नहीं लगा सकते हैं कि हम दिल्ली सरकार की तरह लाखों लोगों की आजीविका को रोक नहीं सकते हैं, उनको भूखों मरने के लिए सड़कों पर नहीं छोड़ सकते हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार के इस प्रयास को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी आज जायज ठहराया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक संख्या में बेड, ऑक्सीजन, रेमडेसिविर इंजेक्शन, लोगों के रोजगार की व्यवस्था करने के साथ साथ उत्तर प्रदेश में सप्ताहांत में 2 दिन संपूर्ण लॉकडाउन करने के भी आवश्यक निर्देश दिए हैं। महत्वपूर्ण लॉकडाउन नहीं है, महत्वपूर्ण संक्रमण से लोगों को बचाना और हो रही भयावह मौतों को रोकना महत्वपूर्ण है। जो प्रोटोकॉल तय किए थे, जो गाइडलाइन जारी किए गए थे स्वास्थ्य विभाग के विशेषज्ञों के द्वारा, उसका पूर्णतया पालन सुनिश्चित करवाना सरकार की जिम्मेदारी थी। सरकार इसमें फेल हुई है। ये जितनी मौतें हो रही हैं, ये मौत नहीं है, ये स्वास्थ्य विभाग और सरकारी लापरवाही के कारण हो रही हत्याएं हैं। जीवन और जीविका दोनों ही जरूरी है। जीवन होगा तो जीविका का मतलब है,
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला है अगर सरकार सक्षम है तो ना लगाए लॉकडाउन। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार कितनी सक्षम है किसी से नहीं छुपा हुआ है। कोविड 1 साल पहले आया था, 1 साल आए हो गया, ना तो यहाँ पे सरकार हॉस्पिटल की व्यवस्था कर पाई, ना तो यहाँ बेड की व्यवस्था कर पाई, ना तो यहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था कर पाई। कोरोना से लगातार लोगों की मौतें होती जा रही है, मौतें बढ़ती चली जा रही है। यहाँ पे कोरोना का संक्रमण बढ़ता चला जा रहा है, लोग परेशान, अफरा तफरी का माहौल है। अब आप समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश की सरकार कितनी सक्षम है। जी हां, विपक्ष के आरोप है सरकार का अपना एक्शन प्लान है कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर। करने जा रहे हैं हम विस्तार से चर्चा। जुड़ने जा रहे हैं हमारे साथ खास मेहमान। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता अमित पुरी जी। अमित जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता जुड़ गई हैं। प्रियंका जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। और हमारे साथ समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता नाहिद लारी खान भी जुड़ गई हैं। मैं आपका भी स्वागत करता हूं। सरकार का क्या पक्ष है, उससे पहले जरा विपक्ष की बातें हम सुन लेते हैं और फिर डिबेट शुरू करते हैं। नाहिद लारी खान जी, संपूर्ण लॉकडाउन क्या पक्ष में नजर आती हैं या फिर वीकेंड लॉकडाउन को लेकर सरकार ने जो फैसला लिया है उसे आप उचित मानती हैं? सबसे पहले आपका पक्ष विपक्ष के तौर पर। देखिए, आज जो देश प्रदेश बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा है, आज हर व्यक्ति एक दूसरे से कह रहा है कि जैसो तैसो अपनी जान बचा लो। 1.25 साल बीत गया और सरकार ने कोरोना पर नियंत्रण पाने के लिए ना कोई रोड मैप तैयार किया, ना कोई ब्लूप्रिंट तैयार किया। नतीजा ये हुआ कि ये जो सेकेंड वेव आई है ये और भयंकर है। 1.25 साल से सरकार केवल अमेरिका के ट्रंप को चुनाव जिताने से लेकर ममता दीदी को गरियाने और हराने में लगी रही। आज हर व्यक्ति रो रहा है। लखनऊ सहित पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। शमशान घाटों में लाशें, शव पटे पड़े हैं। लकड़ियां तक नहीं, लकड़ियां ये बलिया से 400 किलोमीटर दूर बलिया से मंगा रहे हैं। ना बेड है, ना आईसीयू है, ना ऑक्सीजन सिलेंडर है, ना एम्बुलेंस है, ना जीवन रक्षक दवाइयां हैं। कोई व्यवस्था नहीं है, ना अस्पताल की व्यवस्था है और ना ही शमशान घाट की व्यवस्था है। और अब आप ये समझे कि ये जो व्यवस्था जिस तरह की हाहाकार मचा हुआ, आज हर व्यक्ति परेशान है। आप ये समझे कि रिलायंस पहले से ही ऑक्सीजन उपलब्ध करा रही थी कई प्रदेशों को, दिल्ली, पंजाब को रिलायंस ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रही थी। और अब आईओसी और बीपीसीएल ये सरकारी संस्थाएं हैं, ये भी 3 राज्यों को, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली को 150 टन ऑक्सीजन फ्री उपलब्ध करा रही है। अब उन्होंने कहा कि हर महीने हम 100 टन ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे फ्री इन प्रदेशों को। इनकी लिस्ट में क्यों उत्तर प्रदेश का नाम नहीं है? क्यों उत्तर प्रदेश ने इन देश की बड़ी कंपनियों से ऑक्सीजन फ्री में मांगा? क्यों नहीं? किस अहंकार, किस घमंड और किस ऐड के चलते उत्तर प्रदेश सरकार इन बड़ी बड़ी कंपनियों से ऑक्सीजन फ्री में क्यों नहीं मांग रही है? अगर मांग लिया होता इन बड़ी कंपनी से ऑक्सीजन फ्री में तो शायद आज प्रदेश के हजारों लोगों की जान बच गई होती। आज प्रदेश में जिस तरह मरीज और तीमारदार भटक रहे हैं ऑक्सीजन के लिए, उनको भटकना नहीं पड़ता। आपको मैं अपना व्यक्तिगत आज का एक्सपीरियंस बताऊं कि मेरी फ्रेंड है और बैंगलोर में उसकी शादी हुई, उसके हस्बैंड बड़े आईपीएस अफसर हैं, उनके फादर मेरे घर के पास ही रहते हैं, वो कोरोना संक्रमित है, 72 ईयर्स उनकी एज है और वो अकेले रह रहे हैं घर में। सुबह से हम लोग ने जैसो तैसो एक अस्पताल में बात की और वहां बेड अरेंज किया, तो अस्पताल वालों ने कहा कि सीएमओ से बात करिए और सीएमओ अगर लिखित में दे देंगे, फॉर्म में साइन करके दे देंगे तो हम आपके पेशेंट को तुरंत भर्ती करा लेंगे। सीएमओ के पास चक्कर काटते रहे, लेकिन अभी तक सीएमओ ने कुछ भी नहीं लिख कर दिया है। सीएमओ टाल रहे हॉस्पिटल के ऊपर। तो इस तरह की व्यवस्था है। क्यों सीएमओ को क्यों ये बाध्यता रखी है कि सीएमओ से साइन कराना है? जी नायक जी, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ एक बात कहता हूं, चाहे आप हो या मैं हूं, चाहे हमारे पैनल में बैठा कोई भी हो, नेता हो, किसी का भी जब अव्यवस्था से सामना होता है, गुस्सा भी आता है, नाराजगी भी होती है। लेकिन मेरा आपसे सवाल था कि सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए जो लॉकडाउन, वीकेंड लॉकडाउन को लेकर फैसला लिया है, क्या आप उसके साथ हैं या फिर नहीं है? संपूर्ण लॉकडाउन को लेकर आपके क्या विचार हैं? देखिए शर्मा जी, कल ही मैंने सुना कि माननीय हाईकोर्ट ने निर्देशित किया था कि पांच सिटीज में जो है संपूर्ण लॉकडाउन लगाएं, लेकिन प्रदेश सरकार ने मना कर दिया, ये कहते हुए कि इससे जो है गरीबों की जीविका पर असर आएगा और गरीबों की जीविका बचानी है, इसलिए वो संपूर्ण लॉकडाउन के फेवर में नहीं है। और यही बात सरकार ने कल कही और यही बात सुप्रीम कोर्ट में भी कही। तो मेरा ये सवाल है कि बात लॉकडाउन की नहीं, बात ये है कि पिछले साल जो मोदी जी ने लॉकडाउन लगाया था, तो क्या बीजेपी मानती है कि जो पिछले साल मोदी जी ने संपूर्ण पूरे भारत में लॉकडाउन लगाया था जब केसेस बहुत कम थे, तो क्या वो उनका गलत फैसला था? क्या उनके इस गलत फैसले की वजह से गरीबों की जीविका पर प्रहार हुआ था?
क्या ये बीजेपी मानती है? मेरा उनसे ये सवाल है। और फिर शर्मा जी, एक बात ये भी है कि सवाल व्यवस्था की भी है, लॉकडाउन और नो लॉकडाउन की बात नहीं है। जब उत्तर प्रदेश सरकार के पास इस आपदा से निपटने के लिए व्यवस्था ही नहीं है, ना बेड है, ना आईसीयू है, ना ऑक्सीजन सिलेंडर है, ना एम्बुलेंस है, कोई व्यवस्था नहीं, शमशान घाट में भी व्यवस्था नहीं है। माननीय हाईकोर्ट ने कहा, कल ही माननीय हाईकोर्ट ने कहा कि इतनी जल्दी आपदा से निपटने के लिए सरकार तुरंत इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं कर सकती। ये नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। ठीक है, ये समझिए आप कि अनेकों मेडिकल एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि अभी 3 हफ्ता और हम और मुद्दों पर बातचीत करेंगे। अभी हमें बहुत केयर लेनी है। तो इसलिए बात लॉकडाउन की नहीं है, हमें तो स्वयं अपने को भी बचाना और दूसरों को बचाना। इसलिए घरों पे रहने की सबसे ज्यादा जरूरत है कि आवश्यकता हो तो ही लोग बाहर निकलें। प्रियंका गुप्ता जी, ठीक है मैम। प्रियंका गुप्ता जी, आप सरकार के स्तर से कितना सहमत है कि हमें जीवन भी बचाना है, गरीबों की आजीविका भी बचानी है? देखिए, मैं इस विषय पे सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ, ये एक छोटा सा सवाल है कि आप पिछले साल 24 मार्च रात 8 बजे एक कंप्लीट लॉकडाउन लगाते हैं और तब पूरे देश में जो कोरोना के केसेस थे वो मात्र 519 मामले थे। तो तब क्या आपने बिना सोचे समझे ये फैसला लिया था? तब आपने जरूरत नहीं समझी थी कि आप विपक्षी दल से जो है बात करें या कोई टास्क फोर्स बनाए या फिर आप कोई किसी तरह के कोई थिंक टैंक बनाए, उसके बाद ऐसा फैसला लें? तो अगर आपने ऐसा कोई फैसला लिया था जिसके लिए आज आपको शर्मिंदगी हो रही है, तो क्या आप 135 करोड़ की जनता से माफी मांगेंगे? शायद नहीं मांगेंगे। तो मैं ये सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि चलो ठीक है, अगर मान लेते हैं कि सुबह का भूला शाम को अगर घर लौट आए तो उसको भूला नहीं कहते, पर क्या 15 महीनों में हमने कोई मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया था? क्या हमने कोई तैयारी की थी? ये तो आप और हम भी जानते हैं कि अगर हम बिना साल भर पढ़े एग्जाम देंगे तो हम फेल हो जाएंगे, और हम अगर साल भर तैयारी करेंगे तो हमें फेल करने वाला कोई हो ही नहीं सकता। तो साल भर जब पढ़ाई नहीं करी, साल भर आपने कोई तैयारी नहीं करी, तो उसका नतीजा तो आपको भुगतना ही होगा ना। और आप अगर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें जो किताबी और आप न्यूज़पेपर में और जो आप बताते हैं उसके अगर पॉइंट्स आपको लेने हैं तो आप जनता के बीच एक सर्वे करा लीजिए। हम विपक्षी दल हैं, हम एक कांग्रेसी यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप हमारी बात ना मानिए, आप जनता के बीच जाइए, एक सर्वे कर लीजिए, मात्र ये पूछ लीजिए कि क्या सरकार द्वारा प्रोवाइड की जा रही मेडिकल फैसिलिटी से आप कितना सहमत है, तो दूध का दूध और पानी का पानी वही हो जाएगा। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहती हूँ, जब सरकार परीक्षा पे चर्चा करती है, मन की बात करती है, तो वो कहती है कि अच्छा खाना चाहिए, अच्छा पीना चाहिए, इसी सवालों को पहले कर लेना चाहिए। पर आज कितने बच्चों के पास मोबाइल हैं, ये भी तो सरकार को बताना पड़ेगा कि 37% जो हमारी जनसंख्या की बच्चे हैं, आबादी है, उनके पास फैसिलिटीज नहीं है। तो क्या फ्री में वाईफाई देगी सरकार उन बच्चों को पढ़ाई के लिए, या सिर्फ मन की बात करके चली जाएगी? क्या ये इस देश में कोई भी रिसर्च होती है? क्या इस देश में किसी को यह पता है कि कितने बच्चों के पास खाना है, कितने बच्चों के पास मोबाइल है और कितने बच्चों के पास डेटा अवेलेबल है पढ़ाई के लिए? या सिर्फ पढ़ाई पर चर्चा हमें करनी है, हम करके चले जाएंगे? ठीक है। और सुबह आप रैलियां करते हैं, आप भीड़ देख के गदगद हो जाते हैं, आप भीड़ देखकर खुश होते हैं, जो जनता आती है उसको धन्यवाद देते हैं। क्या ये तरीका है कोरोना से लड़ने का? आप भीड़ को, जहां आपको यह बोलना चाहिए कि ठीक है आप हमारी रैलियां टीवीओ पर भी सुन सकते हैं, आप हमारी रैली का जो भी भाषण है उसको घर बैठकर भी जान सकते हैं, हमारी बातें जनता तक पहुंचाने के लिए कई माध्यम है, पर फिर भी हमें रैलियां करना जरूरी है और फिर भी हमें भीड़ इकट्ठा करना जरूरी है। इस बात के लिए कौन जिम्मेदार है? आज देश की सरकार जिम्मेदार है। ठीक है अमित पुरी जी, विपक्ष ने जो आरोप लगाए हैं उसकी फहरिस्त बहुत लंबी है, फिर चाहे समाजवादी पार्टी के नेता हो या कांग्रेस की। मूलभूत बात यह है कि सरकार जो भी फैसले ले रही है उसके मद्देनजर क्या जनता में इस बात को लेकर विश्वास जगेगा कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए, उस संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए सरकार के प्रयास सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, या फिर खामियां हैं, कमियां हैं, जिसके तहत जो कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है उस पर आप कैसे प्रहार करेंगे? शर्मा जी, मैंने अभी विपक्ष के साथियों की चिंताओं को सुना। जहां तक चिंताओं की सवाल था, लोकतंत्र में अभिव्यक्ति और असहमति ये एक दूसरे के साथ चलते हैं, इसलिए मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जहां विशुद्ध राजनीति आ गई तो मैं 4-5 चीजें बहुत पॉइंट ब्लैंक रखना चाहता हूं।
हाईकोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में केवल इतनी बात कही, वी आर स्टिल ऑफ द व्यू दैट इफ वी वांट टू ब्रेक द चेन ऑफ लॉकडाउन फॉर अ ड्यूरेशन एटलीस्ट 2 वीक्स इज द मस्ट। यानी उन्होंने माना कि चेन को ब्रेक करने के लिए 2 हफ्ते के अंदर के लिए कुछ कदम उठाए जाए। कुछ और ऑब्जर्वेशन किए, इसके ऊपर हम हायर कोर्ट के अंदर गए और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मेरे सामने है, मैं देख रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने एमाइकस क्यूरी के अपॉइंटमेंट के साथ स्टेट गवर्नमेंट से कुछ रिपोर्ट सीख की हैं और ऑपरेशन ऑफ द हाई कोर्ट ऑर्डर को रोका। हम इस बात के ऊपर नहीं है कि हाई कोर्ट ने कहां पर जुडिशियल रोप्स ऑफ डिस्क्रिशन को एक्सीड किया, कहां नहीं किया। हम एक बहुत कॉमन बात के ऊपर है, वीकेंड कर्फ्यू लागू किया, वायल्स जितने चाहिए रेमेटिवाइजर के वो स्टेट गवर्नमेंट ने अलग अलग तरीके से डिमांड की। दूसरा सवाल आया ऑक्सीजन की सप्लाईज और प्लांट के लिए, तो 24 घंटे ऑक्सीजन प्लांट्स की बत्ती और ऑक्सीजन की सप्लाई केंद्र सरकार ने मुहैया कराई। ग्रीन कॉरिडोर के अंदर ऑक्सीजन की मूवमेंट को अलाउ किया। फॉरेन के अंदर से भी जिन वैक्सीन के लिए अनुमति की जरूरत थी वो अनुमति दी गई। जो प्रवासी मजदूर आने की आशंका थी उसको लेते हुए भी सरकार ने समुचित कदम उठाए कि प्रवासी मजदूरों के साथ किस तरह से उनको एड्रेस करना है इशू को। अब कांग्रेस को वर्चुअल रैलीज की शौक चढ़ा और कांग्रेस ने कहा कि वर्चुअल रैली कर लेते हैं। पॉलिटिकल वन अपमैनशिप के लिए ब्राउनी पॉइंट स्कोर करना बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे पास वो पूरी की पूरी प्रोसीडिंग रखी है और मैं अभी रन भी कर सकता हूं अपने टैबलेट से। जब इलेक्शन कमीशन ने यह पूछा कि वर्चुअल रैलीज की जाए तो कांग्रेस सहित तमाम तर विपक्ष ने कहा यह लोकतंत्र की हत्या होगी, हम इसके लिए सहमत नहीं है। तो यह डबल स्पीक नहीं होना चाहिए। कहा गया पिछली बार जो लॉकडाउन लगा प्रधानमंत्री जी ने वो लगाया वो गलत था, उसके लिए माफी मांग ले। 5-5 बार देश के प्रधानमंत्री ऑन बोर्ड सारे चीफ मिनिस्टर्स के साथ बैठे और फेडरल स्ट्रक्चर में सारे चीफ मिनिस्टर्स ने, कई चीफ मिनिस्टर्स ने तो मीटिंग के पहले ही लॉकडाउन की स्थितियों के लिए अपनी ओपिनियन जाहिर कर दी थी। तो यह कहना कि प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन लगाया, ऑन बोर्ड इस देश के फेडरल स्ट्रक्चर ने लॉकडाउन लगाया, जिसमें कम्युनिस्ट से लेकर कांग्रेस से लेकर जी। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, कोरोना पर प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे। रात 8:45 पर देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे। आज बैठक भी की थी और बैठक के बाद रात 8:45 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को करेंगे संबोधित। वैक्सीनेशन, टेस्टिंग, तमाम तरह की चुनौतियां राज्य सरकारों के सामने हैं। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का संबोधन बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। रात 8:45 पर देश को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। चर्चा लगातार जारी रहेगी, हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े रहेंगे। लगातार बने रहिए हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द वापस आते हैं। जी हां, यूपी में कोरोना का प्रहार कैसे निपटेगी सरकार? विपक्ष सवाल उठा रहा है, सरकार जवाब भी दे रही है और साथ ही साथ सख्ती की बात भी कर रही है। तो चलिए एक बार फिर से हम चर्चा शुरू करते हैं। 3 खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नाहिद लारी खान जी, एक तरफ सामने जो हकीकत है, तस्वीर है, कमियां हैं, खामियां हैं। दूसरी तरफ एक रास्ता बनाना है, एक दिशा तय करनी है, कोरोना संक्रमण की चेन को ब्रेक करना है। क्या सरकार जो सख्ती बरत रही है उसे आप कितना सही मानती हैं मौजूदा हालात में? देखिए, बिल्कुल सही, कोरोना चेन को बिल्कुल तोड़ने की जरूरत है, लेकिन बात यह है कि सरकार ने 1.25 साल से कोई भी रोड मैप या जमीनी स्तर पे कोई भी काम नहीं किया। होली से पहले ही तमाम मीडिया में आ गया था, तमाम सर्वेज आ गए थे कि होली के बाद कोरोना संक्रमण बहुत बुरी तरह से फैलेगा। तब भी सरकार ने सॉरी, पहले सेगमेंट में मैंने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया था, जिसने जितना चाहा बोला। या थोड़ा मैं डिस्टर्ब करूंगा आप लोगों को। देखिए मैडम, हिस्ट्री उठाएंगे, अगर हम और प्रदेशों की स्थिति देखेंगे, बहुत खामियां, कमियां बहुत जगह देखने को मिल जाएगी।
आज के दौर की, अगर हम आज की बात करें, अभी भी कमियां हैं जिस पर सरकार कदम उठा रही है, वो कितने काफी हैं, कम पड़ रहे हैं, ये आप ज्यादा जानती हैं। मेरा सवाल यह है, सख्ती कितनी जरूरी है इस वक्त? देखिए, सख्ती तो जरूरत है, सख्ती की और अवेयरनेस की भी जरूरत है कि लोगों को अवेयर भी किया जाए और सख्ती भी हो। लेकिन व्यवस्थाएं कहाँ हैं? आप ये समझिए कि हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली से बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर लौटकर वापस उत्तर प्रदेश आ रहे हैं और यही भाजपा सरकार ने अरबों रुपए का ऐड खर्चा करके ये झूठा दावा किया था कि अब सभी प्रवासी मजदूरों को हमने उत्तर प्रदेश में काम दे दिया है। तमाम आंकड़े इन्होंने दिखाए थे कि हमने उत्तर प्रदेश में काम दे दिया, अब कोई मजदूर यहां से नहीं जा रहा है। और खुद अभी सिद्धार्थनाथ जी ने बताया कि 1 लाख प्रवासी मजदूरों का जो वापस आ रहे हैं उनकी हमने व्यवस्था की है। तो ये जो 1 लाख गए होंगे वही तो वापस आ रहे हैं। तो आप ये समझिए कि धरातल पर ये जो सरकार है ये अपनी ही बातों को कॉन्ट्रडिक्ट करती है। 6 महीने पहले इन्होंने जो कहा उसको अब खुद ही कॉन्ट्रडिक्ट कर देते हैं। तो ये बातें नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए और लोगों को गलत बात नहीं करनी चाहिए। आप ये समझे कि अगर मैं अपना व्यक्तिगत बताऊं कि भदोई में मेरे पास 5 दिन पहले मेरे पास तमाम कॉल आए कि वहां पर 12-12 घंटे, 18-18 घंटे चौरी रोड भदोई में वहां पर अस्पताल एक लाइन से पटे पड़े हैं। चलिए, सिलेंडर हो गया, इंजेक्शन हो गया, एम्बुलेंस हो गई, इस पे इनके पास व्यवस्था तो इनके हाथ में है। वहां पर से ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं उसका। अमित पुरी जी, यहां पर विपक्ष ये कह रहा है कि आप सख्ती बरतिए, आप सख्त फैसले लीजिए, लेकिन व्यवस्थाएं तो भी दुरुस्त कीजिए। हेलो, अमित पुरी जी, विपक्ष का यह आरोप है। और हेलो, हाँ, आपको आवाज आ रही है मेरी? सर, आवाज आ रही है? अस्पताल पटे। देखिए, जितनी आपकी वॉइस की क्वालिटी अच्छी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी जितना मैंने नाहिद लारी साहिबा को सुना है, मैं 2 बातें बता दूं। आरोप चाहे जितने लगाए, मुझे यह बता दें कि उत्तर प्रदेश में जब यह 2017 में गए थे, कितने L3 हॉस्पिटल प्रदेश की राजधानी में छोड़ के गए थे, बाकी शहरों की बात छोड़ दें। कितनी PSC CSCs अपग्रेड करके गए थे, कितने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को मेडिकल कॉलेजेस से जोड़ करके गए थे। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश का कोई जिला L3 हॉस्पिटल से युक्त ना हो, ऐसा कोई जिला नहीं है। और मैं एक चीज और बता दूं, यही विपक्ष है, इसे कभी लॉकडाउन लगाओ तो अनलॉक करो। और मैं एक चीज और बता दूं, यही विपक्ष है, इसे कभी लॉकडाउन लगाओ तो अनलॉक करो, अनलॉक करो तो लॉकडाउन लगाओ। ये कंफ्यूज लॉट जो है पॉलिसी पैरालिसिस वाली, ये आरोप लगा रहे हैं, कंसेप्ट ही नहीं है। उनके पास कई कॉल्स आते हैं, इन्फॉर्मेशन आती है मदद के लिए, लेकिन स्थितियां बहुत विकट हो गई हैं, मदद मिल नहीं पाती है। ये उनका आरोप है। मैं बता रहा हूं, जिस प्रवासी मजदूरों का जिक्र कर रही थी, जब अनलॉक हुआ कई स्टेट्स ने अपने यहां जो मजदूर थे उनको वापस बुलाया। जैसे ही दिल्ली के अंदर लॉकडाउन लगा, हमें पिछला आनंद विहार का एपिसोड मालूम था, मुख्यमंत्री ने तुरंत परिवहन विभाग को कहा, पिछली बार भी हम अपने संसाधन से कोटा से बच्चों को लेकर के आए थे और तमाम तर लोग जिन्हें यूपी बिहार के बॉर्डर पे छोड़ दिया गया था उनको हम तुरंत लेकर के आए। और इस बार स्टेट गवर्नमेंट उस पूरी राजनीति से कॉन्शियस है, वो बस वाली राजनीति से भी कांग्रेस के कॉन्शियस है। परिवहन विभाग ने अपनी पूरी फ्लीट लगा दी है कि किसी भी हालत के अंदर कोई मजदूर किसी भी स्टेट के बॉर्डर पे होगा यूपी का, हम उसको वहां से कैटर लेंगे और भोजन और सारी व्यवस्थाएं कराते हुए उसके घर तक सुरक्षित क्वारंटाइन कराते हुए लेके जाएंगे। ठीक है, प्रियंका गुप्ता जी, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहतर हो, दुरुस्त हो, ये तो बहुत जरूरी है ही, लेकिन साथ ही साथ सख्ती कितनी जरूरी है इस वक्त? शक्ति की अगर आप बात करें तो मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ, क्या रैलियों में शक्ति करने की जरूरत नहीं है? क्या कुंभ में शक्ति करने की जरूरत नहीं समझी थी सरकार ने, जो आज जुर्माना? मैं पूछना चाहता हूँ, इलेक्शन कमीशन के साथ जब वर्चुअल रैली की बात आई तो कांग्रेस सहित तमाम विपक्ष ने अपोज क्यों किया? क्या कांग्रेस आज मनमोहन सिंह की चिट्ठी के साथ है कि नहीं? क्या आप राहुल गांधी जी के फैसले? नहीं, मैं ज्ञानी नहीं हूँ, मैं मनमोहन सिंह की चिट्ठी के साथ आज कांग्रेस है कि नहीं है? की जो है उसकी प्रशंसा करेंगे, जो राहुल गांधी जी ने अभी लेटेस्ट फैसला लिया कि वो कोई भी रैली नहीं करेंगे, क्या आप उसकी प्रशंसा करेंगे यहाँ पर बैठकर? अगर आप कर सकते हैं तो बिल्कुल करिए उसकी प्रशंसा। अरे राहुल गांधी जी को तो स्टेट्स में कांग्रेस के नेता बुलाते ही नहीं, पनौती मांगते हैं, जिस स्टेट में जाते हैं वहां चुनाव हार जाते हैं। आप उसकी प्रशंसा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं अमित पुरी जी? आप तो ज्ञानी। अरे आप इलेक्शन कमीशन में ऑन रिकॉर्ड कह के आई थी कि ये मोदी की तानाशाही है, वर्चुअल रैलियां कांग्रेस ने अपोज किया था। करिए उसकी,
इस फैक्ट को डिनाई करेंगी आप? अमित पुरी जी, तो मैं आपको अभी एक और आपको बात ऑडियो बताना वीडियो चाह रही टेप यहीं पर हूं। रन कर भारत दूंगा। देश जो मैं ऑडियो ऑक्सीजन वीडियो का टेप अभी उत्पादन रन कर करता दूंगा है, इलेक्शन कमीशन के सामने, 7,500 जो मेट्रिक कांग्रेस ने टन स्टैंड ऑक्सीजन लिया था। उत्पादन करता है और ये बाकी सभी देशों की तुलना में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन उत्पादन होता है हमारे देश शर्मा में। जी जरा सा पर ऑडियो आज ठीक तक करा उसके दे तो मैं इनके एक एक ट्रांसपोर्टेशन सवाल के का उत्तर सरकार देने के ने लिए कोई तैयार हूं। व्यवस्था नहीं ठीक है, की एक मिनट रुकिए। प्रियंका जी रुकिए, प्रियंका जी, प्रियंका जी, आज ठीक है। इतनी सारी प्रियंका जानें जी, जा रही है, इतनी हम्बल सारी रिक्वेस्ट। जानें जा प्रियंका रही जी, है। हम्बल ऑडियो रिक्वेस्ट। ठीक करा दे, मैं अमित एक जी, एक सवाल का उत्तर देने ठीक है, के लिए वेट कीजिए, तैयार हूं। वेट कीजिए, एक मिनट वेट कीजिए। प्रियंका जी वेट कीजिए और अमित जी आप भी वेट कीजिए। मैं टेक्निकल टीम से गुजारिश करूंगा कि पहले अमित जी की जरा साउंड चेक कर लीजिए, उनको आवाज सही से नहीं आ रही है। इस बीच में एक बार ये फिर से दोनों लोग स्काइप से हैं और मैं आपके स्टूडियो ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूं। अमित जी वेट, अमित जी इंतजार कीजिए, वेट कीजिए, आवाज ठीक हो जाएगी, आवाज ठीक हो जाएगी। नाहिद लारी खान जी, ये जो सियासी बाण है, वार पलटवार है, ये हर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां कांग्रेस आरोप लगा रही है, जहां कांग्रेस के सरकार है वहां पर बीजेपी आरोप लगा रही है। लेकिन सरकार के ऊपर दारोमदार है हर प्रदेश की कि कोरोना को लेकर वो तमाम तरह से प्रयास करें, जो लचर व्यवस्थाएं हैं या कमजोरियां खामियां उन्हें दुरुस्त किया जाए। ऐसे में योगी सरकार, यूपी सरकार लगातार जो कदम उठा रही है सख्ती को लेकर, उसमें आप कौन कौन से और केंद्र बिंदु जोड़ना चाहेंगी कि सरकार को वो और फैसले लेने चाहिए? क्या सुझाव देंगे आप? शर्मा जी, सबसे पहले तो ये मैं बताना चाहूंगी, आज सभी अखबारों में आया कि योगी जी ने और मोदी जी ने कल बात की और आपस में एक दूसरे से केवल झूठ का खेला किया। योगी जी ने मोदी जी को बताया कि उत्तर प्रदेश में आईसीयू बेड्स, ऑक्सीजन, ट्रैकिंग, ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट की व्यापक व्यवस्था है। और जबकि आज ही के अखबार में ये सब इनकी खबर के छपो छपी, लेकिन आज की अखबारों में कोरोना की सच्चाई भी छपी कि वास्तविकता में धरातल पर जो कोरोना की व्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमरा गई। अगर केवल आप हेडलाइंस सुने, मरीजों से अभी दूर रेमडेसिविर, कागजों तक सीमित बेड बनाने की कार्रवाई, कहा था केजीएमयू और बलरामपुर को फुल्ली जो है कोरोना कोविड अस्पताल बनाएंगे, बनाया? कहां बनाया? 4,500 बेड्स और 800 बेड्स बनाने की तैयारी कर रहे थे, कहां तैयारी हुई कोई बेड्स की? अरे मैं बलरामपुर अस्पताल के पास रहती हूँ, कल एक महिला जो है मेन गेट के बाहर तड़प तड़प के मर गई, उसको अंदर तक आने नहीं दिया। बलरामपुर हॉस्पिटल ने तो खुद अपने हाथ खड़े कर लिए कि यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है। केजीएमयू में 100 से अधिक डॉक्टर्स और स्टाफ संक्रमित है, कहां से व्यवस्था होगी बेड्स की? दूसरा हेडलाइन सुनिए, बेड के इंतजार में मरीज की मौत, मां को इलाज न मिलने पर सीएमओ की गाड़ी के आगे बेटा लेट गया, यही लखनऊ में। मरीजों का इलाज और मुश्किल हुआ, इमरजेंसी में भी भर्ती बंद हो गई है। संक्रमित होने, अच्छा सुनिए, मैं प्लीज 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 एक मिनट, मैं थोड़ा सा सख्त हो रहा हूं, यहां पर मैं थोड़ा सख्त हो रहा हूं। मुझे एक बात पूछनी पड़ेगी, नाहिद लारी खान जी, क्या आरोपों से निकलकर थोड़ी देर के लिए अगर हम सुझावों की बात करें, आपके क्या सुझाव है आपके? शर्मा जी, आरोप नहीं है, मैं आपको जो है वास्तविकता सच्चाई से अवगत करा रही हूँ। और ऐसा मैं सुझाव कर रहा हूं, सुझाव है आपके पास अभी? सुझाव है कुछ देने के लिए? भी दूंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि जी वास्तविकता से अवगत नहीं है। जी खुद तमाम दिखाता रहता सुबह से लेकर रात तक। और ये किसको धोखा दे रहे हैं मोदी जी और योगी जी? झूठ बोल बोल कर अपने को या जनता को? तो ना जनता धोखा। ठीक है, प्रियंका गुप्ता जी, ये किस तरह से सिलसिलेवार तरीके से कुछ पॉइंट्स रखना चाहूंगी जो मुझे लग रहा है अमित पुरी जी को समझ में नहीं आएंगे, फिर भी मैं सिर्फ अपनी बात कहने के लिए कह दे रही हूँ कि हमारे देश में जो ऑक्सीजन का उत्पादन है वो सबसे ज्यादा होता है। 7,500 मेट्रिक टन ऑक्सीजन आती है, उसके ट्रांसपोर्टेशन का कोई साधन नहीं है, उसके साधन डेवलप किए जाएं ताकि सबको जो है ऑक्सीजन मिल पाए। ठीक है अमित पुरी जी, दो लाइन में जवाब, दो लाइन में आपका फाइनल कमेंट। कह देती हूँ, टाइम कम है अमित पुरी जी, फाइनल कमेंट 2 लाइन में। और दूसरी चीज ये भी कहना चाहूंगी एक ही बात कह सकता हूं कि सरकार बेड से लेकर ऑक्सीजन से लेकर आईसीयू से लेकर के वैक्सीन से लेकर हर चीज की व्यवस्था कर रही है। उत्तर प्रदेश में ना रेमडेसिविर की कमी है, ना वैक्सीन की कमी है, ना ऑक्सीजन की कमी है जी। और मैं कांग्रेस से केवल इतना ही कहना चाहता हूं, मनमोहन सिंह की व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं और कोरोना की रोकथाम के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए लगातार सरकार प्रयासरत है। तो वहीं विपक्ष के अपने सवाल हैं और गंभीर आरोप भी हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और फिलहाल यूपी मांगे उत्तर में मेरे साथ इतना ही। यहां वक्त है ब्रेक का।